राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक श्रापित परिवार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पुरानी बात है, उत्तर प्रदेश में रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बड़े मेहनती और ईमानदार थे। उस गांव में और आसपास के गांवों में जो चौधरी परिवार का बड़ा दबदबा था। जसवंत सिंह चौधरी वहाँ के जमींदार थे। उनके 4 बेटे थे, जिनका नाम महेश, प्रकाश, रविंदर और बलवंत था, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम बलवंत चौधरी था, जो शहर से पढ़ाई करके अपने गांव वापस आया था। जब वो पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव आया तो गांव में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि चौधरी का लड़का शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव आया था। अपने गांव में आने की खुशी में चौधरी साहब ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया था। आसपास के रसूखदार लोगों और गांव के हर परिवार के लोगों को भोज का निमंत्रण दिया था और साथ में नाच गाने का और संगीत का भी आयोजन किया था। पूरा गांव चौधरी साहब के यहाँ आयोजन में जाने के लिए नए नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर पहुंच गए थे। महिलाएं भी सभी तैयार होकर पहुंच रही थीं। एक तरफ भोज चल रहा था तो दूसरी तरफ पर एक बड़े मंच पर चौधरी साहब और उनके परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। वहीं पास में चौधरी बलवंत सिंह भी बैठा हुआ था। बलवंत एक 21-22 साल का सुंदर नौजवान था। शहर में रहकर उसकी सुंदरता में और निखार आ गया था। मंच के नीचे सभी गांव वालों के बैठने की व्यवस्था थी, जो वहां बैठे हुए थे और नाच गाने का मजा ले रहे थे। कमली भी अपने घर वालों के साथ आई हुई थी। कमली एक 17-18 साल की खूबसूरत सी लड़की थी, जो बहुत ही चंचल लड़की थी। उसके पिता चौधरी साहब के यहाँ मजदूरी करते थे और वह एक गरीब परिवार की बेटी थी और वह एक साधारण जाति के लोग थे। कमली अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। जब मंच पर नाच गाना चल रहा था तब कमली भी एक तरफ कोने पर बैठकर नाच गाने का मजा ले रही थी। तभी मंच पर बैठे हुए बलवंत चौधरी की नजर उस पर पड़ी। बलवंत जैसे ही कमली को देखता है उसको देखता ही रह जाता है। उसकी नजरें कमली से हटी नहीं रही थी। तभी कमली की नजर भी चौधरी बलवंत पर पड़ती हैं। तब बलवंत और जो कमली की नजरों आपस में टकराती हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे से सम्मोहित से हो जाते हैं। अभी भी नजरें नहीं हट रही थी एक दूसरे से। तभी जसवंत चौधरी आवाज लगाकर बलवंत चौधरी को बुलाते हैं। तब बलवंत चौधरी की जैसे निद्रा सी टूटती है और वे अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। कमली भी अपने परिवार के साथ अपने घर चली जाती है। यहाँ बलवंत कमली को आसपास ढूंढता है, वो कहीं भी उसे नजर नहीं आती है। बलवंत सोचता है कि वह उसका नाम भी नहीं पूछ पाया, कौन है और कहाँ रहती है। बलवंत को रह रहकर कमली का चेहरा और उसकी आंखें याद आ रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका मासूम सा चेहरा घूम रहा था। अगले दिन बलवंत चौधरी कमली को ढूंढने के लिए पूरे गांव का चक्कर लगाया, पर उसे कमली कहीं नहीं दिखाई दी। उसकी तलाश उसने काफी की। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन बलवंत अपने खेतों को देखने गया, क्योंकि वहां पर फसल कट रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। यह तो वही लड़की है जिसकी तलाश बलवंत चौधरी कर रहा था, जो अपनी माँ के साथ फसल काटने आई थी। वह उन मजदूरों के पास पहुंचा। सभी मजदूर खड़े हो गए और कहने लगे, आइए मालिक, आइए छोटे मालिक, एक मजदूर कहने लगा। बलवंत उनके पास गया। सभी मजदूर उनको नमस्कार करने लगे। कमली भी बलवंत चौधरी को एकटक देखे जा रही थी। बलवंत कमली से उसका नाम पूछता है तो कमली कहती है, जी मेरा नाम कमली है। फिर आए दिन अब बलवंत खेत देखने के बहाने कमली से मिलने जाने लगा। कमली और बलवंत एक दूसरे से घुलने मिलने लगे और बातें करने लगे। अब बलवंत और कमली कभी कभी नदी किनारे, कभी खेत की झोपड़ी में मिलने लगे।
एक दिन अकेले में बलवंत कमली से कहने लगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कमली कहने लगी, मालिक आप बहुत अच्छे हो, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, पर आपका और मेरा मेल कहाँ है। मैं गरीब घर की लड़की, मेरी जाति से भी बहुत छोटी हूँ। आप तो मेरे लिए सपने जैसे हो, आपकी और मेरी कभी भी शादी नहीं हो सकती। बड़े मालिक का गुस्सा देखा है मैंने। छोटे मालिक, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपने मुझे अपने हृदय में जगह दी। बलवंत और कमली खेत में बनी हुई झोपड़ी के अंदर पड़ी हुई खाट पर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी बाहर किसी की आहट होती है। झोपड़ी के बाहर कोई आया था। बलवंत चौधरी ने बाहर देखा तो बाहर हरिया चौधरी का नौकर था, जो झोपड़ी के बाहर बने कुएं से पानी पीने आया था। हरिया पानी पीकर जा चुका था। बलवंत कमली की जान में जान आई थी। बलवंत कहने लगा कि कमली, तुमसे मैं शादी करूंगा, तुम्हारे बिना अब मैं नहीं रह पाता हूँ। और वह कमली से प्यार भरी बातें करने लगा। ऐसे ही करते हुए बहुत देर हो गई। कमली कहने लगी, मालिक अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो रही है। छोटे मालिक, कल फिर मिलती हूँ, ऐसा कहकर कमली वहां से चली गई। अब तो हर रोज कमली और बलवंत एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन कमली बलवंत से बोली कि मालिक, हम दोनों पहाड़ी के ऊपर माता के मंदिर में चलते हैं। हम लोग वहां चलेंगे और माता के मंदिर में कहते हैं कि मन मांगी मुराद पूरी होती है। हम माता से अपने लिए प्रार्थना करेंगे, माता हमारी मुराद जरूर पूरी करेंगी। कहते हैं लोग माँ के मंदिर जाकर जो भी अपने मन से मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। फिर अगले दिन सुबह ही बलवंत और कमली मंदिर के लिए निकल पड़े। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मंदिर के रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी के दोनों नाव से पार करते हैं। फिर आगे पहाड़ी पर चढ़कर एक मंदिर तक पहुंच गए। माता जी के दर्शन किए दोनों ने और फिर अपने लिए एक दूसरे का साथ मांगा। दर्शन करने के बाद वो लोग वहां बनी कुटिया के पास गए, जहां एक बाबा जी धूनी रमाए बैठे हुए थे। बलवंत और कमली ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा कहने लगे, तुम कौन हो बच्चों, और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो बलवंत अपने और कमली के बारे में सब कुछ उस बाबा को बता देता है। बाबा जी कुछ ध्यान करते हैं, फिर बोलते हैं, बच्चों, जो कुछ तुम लोग करने की सोच रहे हो वह तो बड़ा मुश्किल है। अगर एक दूसरे से शादी कर भी लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बलवंत पूछता है, बाबा जी ऐसा क्यों। पर बाबा जी कुछ नहीं बोलते। बलवंत और कमली वापस अपने घर आ जाते हैं। कमली बलवंत का प्रेम परवान चढ़ने लगा। कहते हैं लोग, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। यही कमली और बलवंत के साथ हुआ। कमली और बलवंत के साथ यही हुआ। गांव के लोगों के बीच अब यह खबर आग की तरह फैल रही थी। जब कमली के माँ बापू को यह बात पता चली तो कमली को उसके बापू ने बहुत मारा। तुमने ये क्या किया। बड़े मालिक को अगर पता चलेगा तो वह हम लोगों को इस गांव से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगा तुम सबको लेकर। अभी तक उन्हीं के टुकड़ों पर तो हम पल रहे हैं हम लोग। हे भगवान अब क्या होगा। उधर जसवंत चौधरी को यह भनक लग गई थी। उसने बलवंत को बुलाया और गुस्से में पूछा कि बलवंत, यह मैं क्या सुन रहा हूँ ये सब। तो बलवंत कैसा कहता है, क्या बाबूजी। जसवंत चौधरी गुस्से में और लाल हो जाते हैं और कहते हैं, रामदीन कहार जो हमारा नौकर है, उसकी बेटी का तुम्हारा क्या सुन रहा हूँ मैं तुम दोनों के बारे में। बलवंत कहता है, बाबूजी मुझे माफ करें, और कमली को एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसे प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जसवंत चौधरी बलवंत को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। तुम्हें इसीलिए शहर भेजा था पढ़ने के लिए कि तुम सब ये सीख कर आओ। ऐसी लड़कियां बिस्तर तक ही ठीक होती हैं। आज के बाद उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। पृथ्वीपुर के जमींदार की लड़की से तुम्हारी शादी होगी। तो जसवंत कहता है, नहीं बाबूजी, ऐसा मत करो।
कमली और मैं एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। बलवंत कहता है तो जसवंत चौधरी ये सुने बिना ही वहां से चला जाता है। बलवंत की माँ जो बलवंत से कहती है, बेटा आपको अपने बाबूजी की बात मान लेनी चाहिए। आपके बाबूजी ने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर होती है और वो तुम्हें और कमली को कभी एक नहीं होने देंगे। बेटा आप जहाँ बाबूजी कह रहे हैं वहीं शादी कर लो। तो बलवंत कहने लगा, नहीं माँ, मैं और कमली एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इधर जसवंत चौधरी अपने विश्वास पात्र आदमी को बुलाता है और कहता है, आज रात रामदीन कहार का घर जला दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये बात कमरे के बाहर कोई और सुन रहा होता है। रात को लगभग 2 बजे 8-10 मुंह बांधे लोग रामदीन कहार के घर के चारों तरफ से आग लगा देते हैं। रामदीन कहार का घर धू धू करके जल चुका था। चौधरी के नकाब पोस लठैत अब जा चुके थे। उधर नदी के पास पगडंडी पर कुछ लोग चले जा रहे थे और वो रामदीन और उसका परिवार था। रामदीन रुआंसे से होकर कह रहा था, अच्छा हो मजले मालिक का, रविंदर चौधरी जी का, जिसने हमें लोगों को समय से घर से निकाल दिया और हम लोगों को जान बचा ली। रविंदर चौधरी जसवंत चौधरी का तीसरा लड़का था और बलवंत का बड़ा भाई था, जो अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। उन दोनों की उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था। साथ में दोनों भाई खेले थे और साथ साथ बड़े हुए थे। उनको भी बलवंत और कमली के प्यार के बारे में वो पहले से ही जानते थे और उसने भी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की थी। उस रात जब जसवंत चौधरी अपने विश्वास पात्र आदमियों को जब रामदीन कहार के परिवार को खत्म करने को कह रहा था, तब रविंदर ने सुन लिया था और समय पर जाकर सभी को सुरक्षित घर से निकाल लिया था। पर यह बात उसने अपने भाई बलवंत को नहीं बताई थी, क्योंकि उसको पता है उनके बाबूजी जसवंत चौधरी उनकी कभी भी उनको एक नहीं होने देंगे। अगर उनको कमली और उनके परिवार का पता चल गया तो वो फिर से उस परिवार को मरवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई थी रविंदर ने, और वह यह भी सोचता है कि कुछ दिनों में उसका भाई भी कमली को भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा और उसकी शादी अच्छी जगह हो जाएगी। उसने अपने दूर के रिश्ते के मामा के नाम पर एक चिट्ठी लेकर रामदीन को दे दी थी और उसने कहा था कि उन्हें अपने यहाँ आश्रय दे देना और काम पर भी रख लेना। राजेंद्र चौधरी के मामा नारायणपुर गांव के एक छोटे से जमींदार थे। बहुत ही धर्मपरायण आदमी थे। हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जसवंत चौधरी से उनकी कभी नहीं बनती थी, पर क्योंकि चौधरी बहुत ही क्रूर किस्म का आदमी है और गरीबों पर आए दिन अन्याय करता रहता है, पर वो रविंदर चौधरी को बहुत मानते थे। रामदीन कहार का परिवार अगले दिन शाम तक नारायणपुर पहुंच गया। चौधरी की चिट्ठी देते हैं और वहां के जमींदार रामदीन के परिवार को रुकने की व्यवस्था अपने खेत में बने मकान में कर देते हैं। इधर बलवंत चौधरी जब सुबह जागता है और हवेली के बाहर बातें हो रही थी कि रामदीन के कहार में घर में रात को आग लग गई और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। यह सुनकर बलवंत पागल सा हो जाता है और दौड़ते हुए कमली के घर की तरफ जाता है। उसके पीछे उसका भाई रविंदर भी जाता है। उसका पूरा घर राख का ढेर बन गया था। बलवंत राख के ढेर में घुसने की कोशिश करता है तो पीछे से रविंदर उसे पकड़ लेता है और उसको अपनी हवेली में ले आता है। बलवंत बेसुध हो जाता है। बलवंत अब पूरी तरह बदल चुका है। कमली की यादों में पागलों की तरह सा हो गया है। ना किसी से बात करता था, ना हंसता, ना मुस्कुराता, बस गुमसुम ही बना रहता था। उसका भाई और माँ उसको बहुत समझाते। इधर जसवंत चौधरी उसकी शादी पृथ्वीपुर के जमींदार की बेटी से करना चाहते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार के यहाँ से एक संदेश वाहक आता है और वो एक चिट्ठी जसवंत चौधरी को देता है। जसवंत चौधरी उस चिट्ठी में पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि उनकी बेटी माधवी की उम्र 18 वर्ष होने पर उनके यहाँ एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को निमंत्रित किया गया है।
बलवंत को भी लेकर आए, जिससे माधवी और बलवंत एक दूसरे को देख लें और पसंद कर लें, जिसके बाद उनकी शादी की बात आगे की जा सके। यह खबर रात में बलवंत चौधरी पढ़कर बहुत खुश होता है और घर में सबको बताता है, क्योंकि पृथ्वीपुर के जमींदार की लड़की से अपने लड़के की शादी सभी तरफ से फायदेमंद है। क्योंकि पृथ्वीपुर एक बहुत बड़ी रियासत है, उस रियासत का प्रभाव पूरे देश में है। पृथ्वीपुर के जमींदार की गिनती देश के सबसे अमीर जमींदारों में होती है और वहाँ के जमींदार के यहाँ कोई लड़का नहीं, सिर्फ एक लड़की माधवी है। उस समारोह में माधवी की नज़र बस बलवंत पर ही लगी रहती है। माधवी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वह संस्कारी और सभ्य लड़की थी, सबको सम्मान देने वाली, हवेली में सबकी लाडली। समारोह खत्म होने के बाद जसवंत चौधरी अपने रुकने के स्थान पर चले जाते हैं। इधर माधवी का बहुत बुरा हाल था। उसको तो बस चारों तरफ बलवंत चौधरी ही आंखों में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। जैसे जैसे रात निकलती है और सुबह होती है तो वह अपनी माँ से बलवंत चौधरी के बारे में पूछती है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी की बात करने के लिए इस समारोह में उनको बुलाया गया है। अगर तुम्हें बलवंत पसंद है तो तुम बलवंत से अकेले में मिलकर पक्का कर लो, फिर तुम्हारे पिताश्री चौधरी साहब से तुम दोनों की शादी की बात कर लेंगे। दोपहर के खाने में जसवंत चौधरी, उनकी पत्नी और बलवंत को बुलाया जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। माधवी बस बलवंत को देखे जा रही थी, पर बलवंत उससे नजर नहीं एक बार भी नहीं मिलाई। खाना खाने के बाद जो माधवी की माँ मुझसे माधवी से बोलती है कि बेटी बलवंत को अपनी हवेली दिखा कर लाओ, और माधवी और बलवंत वहाँ से जाकर बाहर निकल जाते हैं। माधवी बलवंत को अपनी हवेली दिखाती है। वह बलवंत माधवी से कुछ नहीं पूछता, ना ही कोई बात करता है। माधवी कहती है, क्या बात है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? बलवंत बोलता है कि आप तो बहुत अच्छी हैं माधवी, आपको कोई भी ना पसंद कर ही नहीं सकता, पर मैं आपके लायक नहीं हूँ। माधवी बोलती है, आप जैसे भी हैं मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं शादी करूँगी तो आपसे ही करूँगी। बलवंत कुछ नहीं बोल पाता। उसकी मुलाकात ही खत्म हो जाती है। माधवी की माँ जो माधवी से पूछती है, कैसा लगा बलवंत तुम्हें? तो माधवी मुस्कुरा देती है और उसकी माँ कहती है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? तुम्हारी हाँ है। पृथ्वीपुर के जमींदार जसवंत चौधरी पंडित जी बैठे हुए थे और बलवंत और माधवी की शादी की बात चल रही थी। पंडित जी कहने लगे कि अगले महीने की एकादशी के दिन का मुहूर्त शादी के लिए बहुत अच्छा है। दोनों परिवारों में शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी। बलवंत अब भी कमली की यादों में खोया हुआ था। इधर कमली का भी अभी तक बुरा हाल था। वह ना कुछ खाती, ना पीती, ना किसी से बात करती, बस गुमसुम ही बनी रहती थी। रामदीन और उसकी पत्नी उसे बहुत समझाते, पर वह कोई जवाब नहीं देती। एक दिन कमली पास में एक तालाब के पास में बैठी हुई थी। तभी वहाँ नारायणपुर के जमींदार का लड़का करण आता है। वह कमली को देखता है, वह कमली पर मोहित हो जाता है। वह कमली के पास जाता है और कमली से पूछता है कि तुम कौन हो? कमली बता देती है कि वह पास के खेतों में बने मकान में रहती है। करण वहाँ से चला जाता है। वह अपने घर आकर अपनी माँ को कमली के बारे में बताता है और कहता है कि मैं शादी उसी लड़की से करूँगा। करण की माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे पिताश्री से बात करूँगी। अगले दिन करण की माँ अपने पति से बात करती है और करण के दिल का हाल बताती है। तब वह कहते हैं कि अगर करण को लड़की पसंद है तो मैं लड़की के पिता को बुलाकर शादी की बात करूँगा। अगले दिन रामदीन को नारायणपुर के जमींदार की हवेली में बुलाया जाता है। रामदीन हवेली में जाता है। हवेली में रामदीन को बहुत सम्मान से बैठाया जाता है। जमींदार साहब आते हैं तो रामदीन खड़ा हो जाता है। रामदीन को बैठने को कहते हैं तो रामदीन कहता है कि मालिक आपने मुझे बुलाया? तो वे कहते हैं, हाँ रामदीन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रामदीन कहता है, जी मालिक, आप हमारे अन्नदाता हैं, कहिए, एक नहीं आप 1000 बातें कहिए। रामदीन
जमींदार साहब कहते हैं, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी हवेली की बहू बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। रामदीन मालिक कहता है, मुझे कोई ऐतराज कैसे होगा? ये तो मुझे और मेरी बेटी के लिए सौभाग्य की बात होगी मालिक। पर मालिक, मैं एक छोटी जाति का आदमी हूँ, और मैं कहाँ और आप कहाँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? रामदीन ने यह कहा तो मालिक कहने लगे, रामदीन, मैं ये सब नहीं मानता। भगवान ने सबसे पहले हम लोगों को इंसान बनाया है, फिर ये रिश्ता पक्का समझू रामदीन। रामदीन कहता है, जी मालिक, आप जैसा सही समझे। और कहते हैं, मालिक कहता है कि मैं कल पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। और रामदीन कहता है, जी मालिक बोलता है, और वह बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे ही रामदीन घर आता है, अपनी पत्नी और बच्चों को खुशखबरी सुनाता है कि हमारे मालिक ने हमारी कमली का रिश्ता अपने बेटे करण से तय कर दिया है। यह बात कमली भी सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह कहने लगी, बापू, ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो पता है मैं चौधरी मालिक की अमानत हूँ। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप मना कर दो इस रिश्ते के लिए। रामदीन कहता है, पागल हो गई हो क्या तुम? इतना अच्छा रिश्ता मिला है, और वो भी जमींदार के घर में, जिन्होंने हम लोगों को आश्रय दिया है, जो तुम्हें पूरे सम्मान से अपनी हवेली की बहू बना रहे हैं। अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा मैं, और अगर शादी के लिए मना करेगी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। कमली का रो रो कर बुरा हाल था। कमली सोचती है कि किसी तरह यह खबर बलवंत चौधरी तक पहुंच जाए, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। अगले दिन कमली तालाब के किनारे बैठी हुई थी, और अर्जुन वहां आता है और आकर कमली के पास बैठ जाता है। कमली से पूछता है, कैसी हो कमली, यहाँ कैसे बैठी हो? कमली कोई जवाब नहीं देती। तो करण फिर बोलता है, कमली, अपनी शादी होने वाली है, मेरी और तुम्हारी, और तुम मुझसे कोई बात नहीं कर रही हो। ये रूखापन क्यों है? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर भी कमली कोई जवाब नहीं देती। करण कमली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर फिर पूछता है। तो कमली से कहता है कि एक दोस्त के नाते ही बता दो कमली। इतने में कमली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद जब वह चुप होती है तो कहती है, मालिक, मैं अपना दिल पहले से किसी को दे चुकी हूँ, और मैं उनके सिवा किसी और को अपना नहीं सकती। वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं का इंतजार है मुझे। करण कहता है, इतनी सी बात? तो तुम्हारी शादी तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं होगी। तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। यह सब तुम दोनों की शादी जब तक मैं नहीं करा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कमली, ये मेरा तुमसे वादा है। कोई बात नहीं, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही है तो मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त तो बन सकता हूँ। अब तो ये बता दो कि वो खुशनसीब कौन है? तब कमली कहती है कि वो रामपुर के चौधरी बलवंत जी हैं। रामपुर का बलवंत चौधरी? उसका नाम सुनकर करण चौंक जाता है और कहता है, बलवंत तो मेरा भाई है, और एक दो दिन में ही रामपुर में जाकर मैं उसको बलवंत को मिलता हूँ और उसे लेकर आता हूँ तुम्हारे पास। अब तो खुश हो ना? करण कमली से बोलता है। तो कमली कहती है, हाँ मालिक, अब मैं बहुत खुश हूँ। इधर रामपुर में बलवंत और माधवी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि 3 दिन बाद बलवंत और माधवी की शादी होनी है। अगले दिन करण अपने घोड़े पर बैठकर रामपुर के लिए निकलता है। रामपुर के पहले पहाड़ी वाला मंदिर दिखता है तो वह दर्शन के लिए पहाड़ी पर बने मंदिर में चला जाता है। माता के दर्शन करने के बाद वह कुटिया की तरफ चलता है, जहां पर वह महात्मा जी ध्यान लगाए बैठे थे। महात्मा जी को करण प्रणाम करके आगे बढ़ने को होता है तो महात्मा जी उससे कहते हैं, रुको बेटा। करण रुक जाता है। महात्मा जी बोलते हैं, बेटा, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम ना ही करो तो सभी के लिए अच्छा है। करण बोलता है, बाबा जी, मैं वादा कर चुका हूँ और वो काम तो मुझे करना ही है, और प्रणाम करके वहां से आगे निकल जाता है। थोड़ी देर में रामपुर आ जाता है। वह हवेली में आ जाता है। हवेली के सभी लोगों से मिलकर बलवंत के कमरे में जाता है।
बलवंत गुमसुम सा बैठा है। करण को देखकर उससे लिपट जाता है और रोने लगता है। करण बलवंत को चुप कराता है और उसको फिर बताता है कि कमली जिंदा है और आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बलवंत कहता है, दोस्त मुझे कमली के पास ले चलो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। इतने में रविंदर चौधरी आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। रविंदर को देखकर बलवंत कहता है, आपको पता है कि मेरी कमली जिंदा है और मेरा इंतजार कर रही है। रविंदर कहता है, पता है छोटे मुझे, और पूरी कहानी सुना देता है किस तरह कमली और उसके परिवार को वह वहां से बाहर निकालता है। बलवंत कहता है, भैया मुझे कमली के पास जाना है। तो रविंदर कहता है, छोटे यह अभी तो संभव नहीं है, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, तुम हवेली से बाहर भी नहीं निकल पाओगे और बाबूजी को पता चल गया तो कमली और उसके परिवार जिंदा है तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब बलवंत कहता है, भैया फिर क्या करें, मैं कमली के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रविंदर कुछ सोचते हुए एक कहता है कि एक रास्ता है जिससे कि तुम कमली के पास भी पहुंच जाओगे और ये शादी भी नहीं रुकेगी। करण, बलवंत और रविंदर आपस में बातें कर रहे थे। करण कहता है कि मैं जाऊंगा पृथ्वीपुर और माधवी से बात करूंगा। बलवंत कहता है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं कोई भी कीमत में जो तुम्हारा और कमली का मिलन करवाऊंगा, तुम मुझ पर यकीन रखो। रविंदर चौधरी भी कहता है, माधवी से मिलना और उससे इतना आसान नहीं है, तुम कैसे मिलोगे उससे, हो सकता है कि तुम्हें उससे मिलने ही ना दें। हाँ, एक काम कर सकते हो, वहां जाकर कहना कि बलवंत चौधरी का संदेश लेकर आया हूँ, हो सकता है कि फिर तुम भी माधवी से मिल पाओ। पर कैसे माधवी को तुम समझाओगे? रविंदर जो अपनी शंका करण को बताई तो करण कहता है, भाई साहब आप मुझ पर विश्वास करो, मैं ये काम किसी भी कीमत पर करके आऊंगा। इतने में जसवंत चौधरी उस कमरे में आता है और करण चुप हो जाता है। जसवंत चौधरी रविंदर से बोलता है, तुम यहाँ बैठे हो, बाहर कितने मेहमान आए हुए हैं, विजयगढ़ से राजा साहब आए हैं, उनका स्वागत करो। वो विदेश जा रहे हैं तो शादी में नहीं आ पाएंगे, इसलिए पहले ही आए हैं। रविंदर चौधरी वहां से उठकर चला जाता है। करण कहता है कि मुझे भी निकलना चाहिए पृथ्वीपुर के लिए, और वह वहां से निकल जाता है। अपने घोड़े पर बैठकर चला जाता है पृथ्वीपुर के लिए और शाम तक पृथ्वीपुर पहुंच जाता है। हवेली के पास घोड़ा खड़ा करके जमींदार की हवेली के पास दरवाजे पर खड़े दरवान को बोलता है कि मैं चौधरी बलवंत का संदेशा लाया हूँ, माधवी के लिए, अंदर जाकर बता दो। दरवान हवेली में अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है कि आप अंदर चलो। करण अंदर एक कमरे में उसको बैठा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद माधवी आकर करण का अभिवादन करती है और पूछती है कि क्या संदेश है चौधरी साहब का। तब करण कहता है, माधवी जी, बलवंत बहुत परेशान है, वह आपको दुखी नहीं कर सकता, पर इसके बाद उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, वो आपको बहुत सम्मान करते हैं। माधवी कहती है, सीधे सीधे शब्दों में बताओ बात क्या है। फिर करण बलवंत और कमली के प्यार की दास्तान सुनाता है और कहता है, कमली और बलवंत अगर एक नहीं हुए तो वे जी नहीं पाएंगे। माधवी जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। माधवी कहती है, जब किसी और से प्यार करता है तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? वो अपने पिताजी को नहीं बता सकते थे तो मुझे तो बता सकते थे, मैं मना कर देती अपने पिताजी से। तब वे करण के बताता है कि उनके पिताजी ने कहा था अगर वे माधवी या किसी को भी कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। माधवी बोलती है, कल मेरी शादी बलवंत चौधरी से है और तुम आज कह रहे हो बलवंत चौधरी किसी और से प्यार करता है, मेरा और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? तब वह कहता है, माधवी मेरी शादी भी जो कमली से पक्की हो गई थी, मेरी शादी भी 15 दिन बाद मुहूर्त निकला है, पर जैसे ही मुझे पता चला कमली और बलवंत एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब मैंने सोचा कि मेरा प्यार मुझे मिले या ना मिले, बलवंत और कमली को मिलाना है। तब माधवी कहती है, मेरे पिताजी को जानते हो, बहुत अच्छे हैं वे, पर ऐसे में वो रामपुर और वहाँ के चौधरी को नहीं छोड़ेंगे, तबाह कर देंगे उन्हें, चौधरी खानदान को। यह संभव नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। करण, पृथ्वीपुर बारात तो आएगी, शादी भी होगी कल ही। हाँ, ये जरूरी नहीं कि शादी बलवंत चौधरी से हो,
बाकी का देख लो करण क्या करना है। और उठकर कमरे से बाहर चली जाती है माधवी। करण सोच में पड़ जाता है और वह वहां से बाहर निकलता है और अपने घोड़े पर बैठकर चला जा रहा है। सोचते हुए फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। चलते चलते करण रामपुर पहुंचता है। वहां बलवंत उसका ही इंतजार कर रहा है। करण के पहुंचते ही बलवंत कहता है कि क्या हुआ पृथ्वीपुर में, माधवी ने ना करने के लिए मानी, क्या कहा है उसने, जल्दी से बताओ। बलवंत बहुत अधीर होकर पूछता है। तो करण कहता है कि भाई तुम परेशान ना हो, तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हारी शादी कमली से होगी। और हाँ, किसी से कुछ मत बोलना, कल बारात भी जाएगी और शादी भी होगी पृथ्वीपुर में माधवी की। रामपुर में चौधरी की हवेली में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह बारात बड़ी धूमधाम से पृथ्वीपुर के लिए निकलती है। चौधरी जसवंत सिंह बहुत खुश है। उनके बेटे का विवाह जो है बहुत बड़े जमींदार के यहाँ होने जा रहा है। इधर करण के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बारात पृथ्वीपुर पहुंच चुकी है। बारात के रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। पृथ्वीपुर पूरा रोशनी से जगमगा रहा है। बारातियों का स्वागत बड़े जोर शोर से हो रहा है। एक कमरे में दूल्हा बलवंत, रविंदर और करण रुके हुए हैं। दूल्हा तैयार होकर हाथी की पालकी पर बैठ चुका है। उसके माथे पर सेहरा बंधा हुआ है। वहां पर ऐसा रिवाज है कि सेहरा बंधने के बाद दूल्हे का चेहरा शादी के फेरे ना हो जाएं तब तक कोई नहीं देख सकता। नाच गाना चल रहा है। बारात हवेली की तरफ पहुंच रही है। हवेली के बाहर बारात का स्वागत करने के लिए पृथ्वीपुर के जमींदार खड़े हुए हैं। बारात हवेली में पहुंचती है। महिलाएं दीप कलश लिए खड़ी थीं। जसवंत चौधरी बहुत सा सोना चांदी महिलाओं के कलश में डालते हैं। बारात हवेली के अंदर बहुत बड़े मैदान है, वहां पर पहुंचती है। सभी बारातियों को खाने के लिए 56 प्रकार की व्यवस्था की गई है। सभी बाराती खाने में लग गए। एक तरफ शादी की रस्म चल रही है। लड़की लड़के को वरमाला पहनाती है, फिर लड़का लड़की को, उसके बाद फेरे होते हैं। शादी संपन्न होने के बाद दूल्हे का सेहरा हटाया जाता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं। यह क्या, दूल्हा तो बदल गया है, दूल्हा तो बलवंत की जगह करण है। सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं। पृथ्वीपुर के जमींदार कहते हैं चौधरी से, ये तूने धोखा हमारे साथ क्यों किया? चौधरी, इसकी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तब चौधरी जसवंत घबरा कर कहता है पृथ्वीपुर के जमींदार से, मालिक धोखा तो मेरे साथ हुआ है, मेरे बेटे ने मुझसे धोखा किया है, आप मुझे माफ करें। वह अपनी तलवार निकालकर करण को मारने के लिए दौड़ता है। उससे पहले ही माधवी करण के आगे आ जाती है। चौधरी कहता है हट जाओ लड़की, इसका तो आज अंत कर दूंगा, इसने भी विश्वासघात किया है। माधवी कहती है आप दूर ही रहना इनसे, ये मेरे पति हैं और इनको किसी ने छुआ भी तो कसम माँ भवानी की, एक आदमी भी वापस रामपुर नहीं पहुंचेगा। पृथ्वीपुर से बारात वापस जा चुकी है। पृथ्वीपुर के जमींदार, उनकी पत्नी माँ और माधवी और करण एक तरफ बैठे हुए हैं। माधवी कहती है पिताजी मुझे माफ कर दो, मेरी शादी मेरी पसंद से हुई है। ये नारायणपुर के जमींदार के लड़के करण हैं। शादी तय होने के बाद मुझे पता चला कि बलवंत, और फिर उसकी बलवंत और जो कमली की पूरी कहानी अपने पिता को सुना देती है। करण कहता है माधवी आपसे मेरी शादी हुई है, मैं अपना पति धर्म निभाऊंगा, पर पहले मुझे पास के जंगल में जाना है जहां बलवंत मेरा इंतजार कर रहा है। उसको और कमली को एक करना है। मैं अपना वादा निभाकर वापस आपके पास आऊंगा और आपको अपने घर ले जाऊंगा। करण माधवी से विदा लेकर जंगल में निकलता है और अपने दोस्त बलवंत के पास पहुंच जाता है। जंगल में बलवंत उसका ही इंतजार कर रहा था। करण के पहुंचने पर बलवंत करण से पूछता है कि क्या हुआ वहां, बताओ मुझे। तो करण कहता है दोस्त सब ठीक है, चलो मैं तुम्हें कमली के पास ले चलूं। फिर वहां से दोनों नारायणपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। कमली तालाब के किनारे गुमसुम बैठी हुई थी। तभी उसको किसी के आहट सुनाई देती है। वह पीछे मुड़ती है तो देखती है मालिक आप। बलवंत को देखकर जो कमली बलवंत से लिपटकर रोने लगती है। मालिक आपने मेरी खबर ही नहीं ली, मैं तो आपको याद करके तिल तिल मर रही थी। बलवंत कहता है कमली मुझे भी पता नहीं था कि तुम लोग जिंदा हो, मैं तो तुम्हारी याद में पागल सा हो गया था कमली, और वो करण की वजह से ही हम आज मिल पाए हैं। करण को बलवंत गले से लगा लेता है।
करण कहता है कि बलवंत, तुम लोगों के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। अब तुम लोगों को यहाँ से दूर जाना होगा, क्योंकि आपके पिताजी चौधरी साहब को पता चल गया होगा कि तुम यहाँ आए हो, तो तुम्हें ढूंढते हुए वह यहाँ जरूर आएगा। और तुम लोग यहाँ से नाहरगढ़ चले जाओ, वहाँ मेरा दोस्त वीरेंद्र सिंह रहता है, उसको मैं पत्र लिख देता हूँ, वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। करण बोलता है कि मेरा घोड़ा ले जाओ, उसके ऊपर बंधे थैले में थोड़ा सा धन रखा है, जो तुम्हें जरूरत पड़ने पर काम आएगा। अब तुम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पिताजी को अगर पता चल गया तो वे यहाँ कभी भी आ जाएंगे। करण और बलवंत एक दूसरे को गले लगकर विदा लेते हैं। इधर रामपुर बारात वापस आ गई है। जसवंत चौधरी बहुत गुस्से में है, उनका पारा 7वें आसमान पर है। उन्होंने अपने लठैतों को बुलवाया और कहा कि जाओ और बलवंत को ढूंढ कर लाओ। जब तक बलवंत का पता नहीं चले तब तक लौट कर मत आना। मुझे बलवंत चाहिए किसी भी कीमत पर। आज उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इधर बलवंत और कमली चले जा रहे हैं, घोड़े पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए। कमली कहती है, मालिक, क्या हाल कर लिया है आपने अपना। एक दूसरे से मिलकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सारा जहां मिल गया हो। दिन भर सफर करने के बाद रात तक एक गांव में वहां के मुखिया के घर जाते हैं। मुखिया पहचान जाता है बलवंत को, क्योंकि मुखिया जसवंत चौधरी का दोस्त है और बलवंत की शादी में गया था। तो बलवंत का लापता होने और माधवी की करण से शादी का घटना चक्र उसको पता था। मुखिया बलवंत की बहुत खातिरदारी करता है, उसको अपने ही घर में बने कमरे में ठहराता है। कमली बलवंत के पास में ही दोनों जो बातें कर रहे हैं। मुखिया बलवंत को जरा भी शक नहीं होने देता है कि वह जसवंत चौधरी का मित्र है, और चुपके से एक अपने आदमी को रामपुर चौधरी को जसवंत की खबर देने भेज देता है। अगली सुबह जब जसवंत और कमली जाने के लिए तैयार होते हैं तो मुखिया यह कहकर रोक लेता है कि आज उनके यहाँ बच्चे का जन्म उत्सव है, आज और रुक जाओ, आप लोग कल चले जाना। बलवंत और कमली मुखिया की चाल से अनजान थे। मुखिया अपने बेटे से कहता है, इन लोगों के पास में शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ दर्शन करा कर लाओ। सुबह का नाश्ता करके वे लोग मंदिर दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। जब दर्शन करके आते हैं शाम होने वाली है। मुखिया के घर पर घोड़ा बंधा है, वह घोड़ा जाना पहचाना सा है। जैसे ही बलवंत, कमली और मुखिया का लड़का मुखिया के घर की तरफ आते हैं तब देखते हैं चौधरी जसवंत का घोड़ा और उसके साथ 8-10 घोड़े मुखिया के बंधे हैं। बलवंत समझ जाता है। बलवंत और कमली एक घोड़े पर साथ में बैठ जाते हैं और वह मुखिया के लड़के को बोलते हैं कि कमली के गले में पड़ी मोतियों की माला मंदिर के पास कहीं गिर गई है, हम लोग उसे लेकर आते हैं। और अपना घोड़ा तेजी से विपरीत दिशा में दौड़ा देते हैं। इधर जब मुखिया का लड़का अपने घर के अंदर आता है, मुखिया उसको अकेले देखकर पूछता है, कहाँ हैं वे लोग। तो वह गले की माला वाली बात बताता है और पास में छिपा हुआ बैठा जसवंत चौधरी सब समझ जाता है। वह अपने आदमियों को कहता है, सब लोग जल्दी बाहर आओ और बलवंत का पीछा करो। चौधरी और चौधरी के लठैत सब अपने अपने घोड़ों पर बैठकर उसी दिशा की ओर घोड़ा दौड़ा देते हैं जिस तरफ बलवंत और कमली भागे हैं। आगे जाकर जसवंत कहता है कि यहाँ से अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए 3-4 ग्रुपों में बट जाओ और वे लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ। बलवंत कमली घोड़े से भागते भागते एक जंगल में चले जाते हैं। चौधरी और उसके लठैत भी पीछा करते हुए जंगल में घुस जाते हैं। भागते भागते अंधेरा छा गया। बलवंत और कमली एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। उनका घोड़ा थक गया था। उन लोगों को भी भूख प्यास लगने लगी थी। कमली को डर भी बहुत लग रहा है। वह बलवंत से चिपकी हुई खड़ी थी। उसकी दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी। बलवंत से कमली कहती है, मालिक, अगर हम लोगों को अगर बड़े मालिक ने पकड़ लिया तो वो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बलवंत कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा कमली, हम सुरक्षित हैं, यहाँ से निकलेंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ कोई हमारे प्यार के बीच नहीं आएगा। वहाँ पर सिर्फ तुम और हम होंगे। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा। हम आपको बहुत प्यार करेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बलवंत जो कमली को समझाता है और परिवार की बातें सुनकर
कमली शर्मा जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में दुनिया से बेखबर होकर कब नींद के आगोश में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब घोड़ों की टाप की आवाज उनके कानों में पड़ती है तब एकदम से बलवंत की नींद खुलती है। वह हड़बड़ाकर उठता है और कमली को उठाता है। हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वो लोग हमारे पीछे आ गए हैं। बलवंत और कमली फुर्ती से घोड़े पर बैठकर वहां से निकलते हैं। घोड़ा हवा से बातें कर रहा है। उनको चलते चलते एक पहर बीत जाता है पर जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वह लोग पानी पीने के लिए झरने के पास रुकते हैं। पानी पीकर जैसे ही खड़े होते हैं उन्हें घोड़ों की टापों की आवाज आने लगती है। लोग वहां से फिर भागते हैं पर उनका पीछा करने वाले लोग उनके कुछ और पास आ जाते हैं। पीछा करते हुए दिखने लगते हैं। थोड़े आगे जाने पर वे लोग ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां दोनों तरफ एक तरफ काही है और दूसरी तरफ नदी। वे दोनों नदी के समतल भागे जा रहे हैं और उनका पीछा करने वाले उनके पीछे चले जा रहे हैं। जब वे आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आगे तो रास्ता ही नहीं है। नदी भी बहुत ऊंचाई से खाई में गिर रही है। खाई भी इतनी गहरी कि नीचे नजर भी कुछ नहीं पहुंच रहा। बलवंत और कमली घोड़े से उतर जाते हैं। चौधरी जसवंत और उसके आदमी पास आते जा रहे हैं। कमली और जसवंत एक दूसरे को देखते हैं और कुछ निश्चय करते हैं। जसवंत और कमली के पास चौधरी के आदमी आ गए हैं। जसवंत चौधरी कहता है, अपने लठैतों से जाओ, दोनों को पकड़ कर लाओ। जैसे ही लठैत आगे बढ़ते हैं अगले ही पल बलवंत और कमली एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा देते हैं और अगले ही पल नदी के साथ काही में गिर जाते हैं दोनों। एक आदमी कहता है चौधरी जसवंत से, मालिक वो लोग इतने ऊपर से गिरे हैं, जिंदा तो नहीं बचेंगे। नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ से गिरा कोई भी जिंदा नहीं बच सकता मालिक। थोड़ी देर वे वहां खड़े रहकर चौधरी और उसके आदमी वापस निकल जाते हैं। इधर जब बलवंत और कमली जसवंत चौधरी और उसके आदमियों से बचने के लिए नदी में कूदते हैं तब वे लोग नदी के किनारे में बहते हुए जाते हैं और खाई में गिरते समय वे दोनों जो थोड़े नीचे गिरते हैं और झाड़ियों में फंस जाते हैं। किसी ने सही कहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। झाड़ियों में फंसने से वो नीचे नहीं गिरते। जब बलवंत को होश आता है तब देखता है कि वो लोग झाड़ियों में फंसे हुए हैं। उसने उनके ऊपर से पूरी तरह की पूरी नदी नीचे कहीं काही में बहुत तेजी से गिर रही है और बहुत तेज आवाज आ रही है। नदी में पानी ज्यादा होने से आगे की तरफ पानी तेजी से गिर रहा है। वह जहाँ फंसा है वहां पर कम पानी गिर रहा है और सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही। बलवंत झाड़ी से निकलने की कोशिश करता है पर उसके हाथ पैर में जहां तहां अपने शरीर पर लकड़ी के ताने जो घुस गई हैं और वो एक एक करके सभी लकड़ी के तानों को निकालता है और धीरे धीरे करके झाड़ी के किनारे पत्थर के पाट पर आ जाता है। उसके शरीर के बहुत से हिस्से में चोट आई है। वह अपना कुर्ता फाड़कर खून रिसने वाली जगह पर बांध लेता है। फिर वह कमली के पास जाता है। वो अभी भी झाड़ियों में बेहोश हालत में फंसी हुई है। जैसे जैसे बलवंत कमली के पास पहुंचता है और उसे खींचकर पत्थरों की पाट पर ले आता है। कमली अभी भी बेहोश है। बलवंत उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है पर कमली होश में आ ही नहीं रही है। बलवंत देखता है वो लोग ऐसी जगह फंसे हैं जहां से ऊपर की तरफ जाना भी नामुमकिन ही है और नीचे जाना भी बहुत ही मुश्किल है। रात होने वाली है और कमली भी बेहोश हालत में पड़ी हुई है। बलवंत को कुछ समझ नहीं आ रहा। नदी के पानी के नीचे काही में गिरने की आवाज भी बहुत तेज आ रही है। कमली का सिर अपनी गोद में रखे हुए उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है पर वह होश में नहीं आती। बलवंत की आंखें बंद होने लगती हैं और नींद के आगोश में वह चला जाता है। और जब बलवंत की आंखें खुलती है तो देखता है कि कमली को होश आ रहा है। कमली कहती है, हम कहाँ हैं मालिक, और उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती। उसे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे क्या हुआ है, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ मालिक। फिर सिर घुमाकर नीचे देखती है तो देखकर डर जाती है। हम कहाँ हैं मालिक। तो बलवंत बोलता है, घबराओ मत, हम सुरक्षित हैं, बस थोड़ी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं, हम यहाँ से भी जल्दी निकलेंगे। और बलवंत पास जा रही पेड़ की लंबी बेलों को तोड़कर एक रस्सी बनाता है और रस्सी को खींचकर मजबूत करता है।
फिर पास की झाड़ी से उसे बांध देता है और कमली को कमर में बांध देता है। फिर कमली को धीरे धीरे नीचे उतारता है, फिर खुद नीचे आता है। ऐसा करके वे लोग नीचे आ जाते हैं। फिर नीचे जंगल में लगे फलों को तोड़कर खाकर अपना पेट भरते हैं। कमली कहती है, मालिक आप मेरे कारण कितना परेशान हो गए हैं। आप एक जमींदार परिवार के लड़के, आपने मुझसे प्यार क्यों किया? आपकी जिंदगी मेरे आने से पहले कितनी अच्छी थी और आज दर दर भटक रहे हैं मेरे कारण। तो बलवंत कहता है, ऐसा नहीं है कमली, तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। अब तुम्हारे बिना एक पल भी मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होगी। और ऐसे ही बातें करते दोनों जा रहे थे, तभी उनको दूर कहीं एक गांव दिखाई देता है। उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो लोग तेजी से गांव की तरफ जाते हैं। गांव में उनके लिए रुकने के लिए जो ठिकाना मिल जाता है, वहाँ के वैद्य को अपने जख्मों का इलाज करवाते हैं। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर वहाँ के गांव के लोगों से विदा लेकर वे नाहरगढ़ के लिए निकलते हैं। कमली और बलवंत दोनों बहुत खुश हैं, खुशी से चले जा रहे हैं। नाहरगढ़ के नजदीक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक गांव के पास बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। कमली बोलती है, मालिक मुझे मेला घूमना है। बलवंत कमली मेले के अंदर घूमने आ जाते हैं। मेले में बहुत सी दुकानें लगी हुई हैं, कहीं चूड़ी की दुकान, कहीं कपड़ों की, बहुत सी दुकानें मिठाई की भी हैं, कहीं बर्तनों की दुकानें, कहीं नाटक नौटंकी चल रही हैं, बहुत से झूले लगे हुए हैं। जब दोनों घूमकर थक गए तो एक झूले के पास खड़े हुए थे। तभी कमली देखती है कि एक बच्चा झूले से लटक रहा है और वह गिर जाएगा। कमली जोर से कहती है, मालिक वो बच्चा गिर जाएगा। बलवंत देखता है, झूले के नीचे पहुंचता है। बच्चा एक झटके से नीचे गिरता है और बलवंत उसे ऊपर हवा में ही पकड़ लेता है। बच्चे के नीचे गिरने से बलवंत का बच्चे को पकड़ने का दृश्य बहुत से लोग देखते हैं। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस बच्चे की माँ आ जाती है और बलवंत से बच्चे को लेकर कहती है, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे। हम नाहरगढ़ के जमींदार के घर से हैं और आप लोग हम लोगों के साथ घर चलकर हमें सेवा का अवसर दें। बलवंत कमली से इशारों में पूछता है क्या करना है, तो कमली चलने को बोल देती है। वे लोग उस महिला के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। महिला बलवंत और कमली का आभार मानती है और अपने यहाँ चलने की जिद करती है और कहती है, आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा, हम लोगों को भी सेवा का अवसर दो। वे लोग उस महिला के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। वो महिला अपना परिचय देती है कि मैं नाहरगढ़ के जमींदार ठाकुर रतन सिंह की पत्नी मनोरमा हूँ। बलवंत और कमली से अपना परिचय मांगती है तो और पूछते कि आप लोग कौन हैं। तब बलवंत बताता है कि वे लोग परदेसी हैं और यह मेरी प्रेमिका कमली है। हम लोगों का रिश्ता हमारे परिवार को पसंद नहीं, इसलिए भाग कर आए हैं। हमारी शादी हमारे परिवार वाले कभी नहीं होने देते, इसलिए गांव छोड़कर आए हैं। तब मनोरमा कहती है, आप लोग कोई चिंता नहीं करना, आप लोग यहाँ सुरक्षित रहोगे। मैं आप लोगों की शादी अपने यहीं पे करवाऊंगी। नाहरगढ़ पहुंचकर उन लोगों के रहने की व्यवस्था मनोरमा देवी अपनी हवेली में करती हैं और ठाकुर रतन सिंह को सारी घटना बताती हैं। रतन सिंह भी उन दोनों का आभार जताते हैं और कुछ दिनों बाद रतन सिंह उन दोनों की शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। 4 दिन बाद कमली और बलवंत की शादी है। कमली बहुत खुश है। वह कमली जो बलवंत से कहती है, मालिक मैं बहुत खुश हूँ, अब हमारा सपना सफल होने जा रहा है, जिसके लिए आप और हम लोगों ने इतनी परेशानी उठाई है, परिवार से दूर हुए हैं, हम लोगों की जान पर भी बनाई, आज हम बहुत खुश हैं। 4 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है, फिर हम लोग एक दूसरे के जन्मों जन्मों के साथी हो जाएंगे और फिर हमारे बीच कोई नहीं होगा। हमारा छोटा सा अपना परिवार होगा जिसमें आप, मैं और हमारे बच्चे खुशी से रहेंगे। बलवंत कमली को अपनी बाहों में लेता है तो कमली शर्मा जाती है और शादी का दिन आ जाता है। कमली बहुत चहक रही है। ठाकुर रतन सिंह भी उनकी शादी की बेहतरीन व्यवस्था करते हैं। बहुत से मेहमानों को बुलाया गया है। आज बलवंत और कमली एक दूसरे को वरमाला पहनाकर सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद रतन सिंह उन लोगों को कुछ दिन अपने पास रखने के बाद उनको एक घर रहने के लिए दे देता है। बलवंत को अपने यहाँ मुनीम का काम दे देता है। ठाकुर रतन सिंह उन दोनों को बच्चों की तरह रखते हैं।
कमली भी ठाकुर साहब को अपने पिता की तरह मान देती है। कमली पूजा पाठ पर बहुत विश्वास करती थी। वह बहुत से व्रत रखती है और बहुत सा अपना समय पूजा पाठ को देती है। बलवंत और कमली की जिंदगी खुशी खुशी चल रही है। फिर उसके यहाँ और एक खुशी का समय आता है कि कमली माँ बनने वाली है। बलवंत कमली का और ज्यादा ध्यान रखता है। कुछ दिनों बाद कमली एक स्वस्थ सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। उसकी शरारतें बढ़ रही हैं और बलवंत और कमली बहुत खुश हैं। उनकी बेटी आज 6 साल की हो गई है। उसकी चंचलता बलवंत को कमली की बहुत प्रसन्नता देती हैं। दोनों अपनी बच्ची को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसकी शरारतें उनका मन मोह लेती है। पर कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता है। बलवंत और कमली के साथ भी यही हुआ। कमली की अचानक तबीयत खराब हुई और बलवंत ने बहुत सेवा की, दूर दूर से वैद्यों को बुलाकर इलाज करवाया, पर उसमें कोई भी आराम नहीं आया। अचानक कमली अपनी 7 वर्ष की बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कमली के जाने के बाद बलवंत टूट सा गया। वह पागलों की तरह हो गया। उसकी जीने की आस खत्म हो गई। ठाकुर रतन सिंह ने उसे बहुत समझाया और कि अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए तुम्हें संभलना होगा। ठाकुर साहब की बात थोड़ी बहुत बलवंत की समझ में आई तो वह अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीने की कोशिश करने लगा, पर कमली की याद उसके दिलो दिमाग से जा नहीं रही थी। बलवंत काम पर जाने लगा। उसकी 7 वर्ष की बेटी घर का काम करती है। जब कमली की अचानक मृत्यु हुई थी तब उसकी आत्मा को यमदूत लेकर जाते हैं, पर कमली की आत्मा भी बलवंत और अपनी बेटी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसकी आत्मा भी बहुत दुखी थी, पर यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमराज कमली की आत्मा की हालत देखकर कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर हम सभी विधाता के जीवन चक्र से बंधे हुए हैं। हमारे भी कुछ नियम कायदे हैं। मैं तुम्हें पूरी तरह पृथ्वी पर तो नहीं भेज सकता, पर तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम अपना पुराना शरीर लेकर अपनी बेटी के पास जा सकती हो, पर उसकी कुछ शर्तें रहेंगी। तो कमली पूछती है कि ये शर्तें क्या होंगी? तब यमराज बताते हैं, तुम सूर्य निकलने के बाद से सूर्य अस्त तक अपनी बेटी के पास रुक जाओगी। तुम अपने पति को स्पर्श भी नहीं करोगी। तुम अपने घर अपनी बेटी के पास के अलावा कहीं नहीं जा पाओगी। तुम अपना कोई भी वस्त्र वहाँ नहीं छोड़ सकती हो। अगर कोई भी वस्त्र वहाँ रह गया तो फिर वापस यहाँ नहीं आ पाओगी। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारा स्पर्श कर लिया और फिर संबंध बनाया, फिर तुम सोचने समझने की शक्ति खो दोगी और फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करोगी। अगर ये शर्तें मंजूर हो तो तुम जा सकती हो अपनी बेटी से मिलने। कमली को सोचने के बाद यमराज की सभी शर्तें मान लेती है। फिर यमराज उसे अपनी बेटी के पास भेज देते हैं। बेटी जब माँ को देखती है तो उसके गले लग जाती है और बहुत खुश हो जाती है। दिन में बलवंत घर पर नहीं रहता, वह ठाकुर के यहाँ काम पर जाता है और कमली के लिए बहुत समय मिल जाता है अपनी बेटी को देने के लिए। वह रात होने से पहले जो यमलोक लौट आती है। बच्ची भी अब बहुत खुश रहने लगी। घर का पूरा काम भी, चक्की से आटा पीसने से लेकर खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सभी कमली आकर कर जाती है। बलवंत जब घर आता है तो देखता है कि घर के सभी काम अच्छे से हो रहा है। खाना भी उसको बना बनाया मिल जाता है। अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो? तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, काम मैं थोड़े ही करती हूँ, वो तो माँ आकर करती है, वही सारे काम करके जाती है। बलवंत सोच में पड़ जाता है और अगले दिन वह तबीयत खराब होने का बहाना करके घर में लेटा रहता है। तब कमली आती है और घर के काम में लग जाती है। घर का सारा काम करके अपनी बेटी से विदा लेकर जाने को होती है, तभी उसके पीछे बलवंत खड़ा उसकी ओढ़नी खींच लेता है। कमली मुड़कर देखती है तो बलवंत दिखता है, तो वह कहती है, मालिक, मुझे मेरी ओढ़नी वापस दे दो, मुझे जाना है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बलवंत कमली के लाख मना करने पर भी उसकी ओढ़नी उसे नहीं देता है। कमली वहीं रह जाती है। ओढ़नी की वजह से वह वापस नहीं जा पाती। बलवंत और कमली पहले जैसे साथ रहते थे ऐसे ही साथ रहने लगते हैं। फिर उनके बीच वही सब होता है। कुछ दिनों बाद कमली फिर से माँ बनती है और एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होता है। उस बेटे की शादी तय हो जाती है और शादी का दिन भी आ गया। कमली बलवंत से कहती है, मालिक, आज अपने बेटे की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं वह ओढ़नी ओढ़कर नाचना चाहती हूँ।
बलवंत सोचता है इतने दिनों से तो कहीं नहीं गई, अब क्या जाएगी, अब तो इतने साल बीत गए हैं। इसलिए बलवंत चौधरी उसे ओढ़नी दे देता है और कमली बहुत नाचती है। उसके आत्मा और शरीर में यम का प्रवेश हो जाता है। वह कहती है, बलवंत चौधरी, तुमने एक आत्मा के साथ वो सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने एक माँ की आत्मा को बंदी बनाकर जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। आत्मा बनी कमली उस चौधरी को श्राप देती है कि तुमने मुझे बंदी बनाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से कोई भी व्यक्ति विदुर नहीं होगा। इसलिए तुम्हारे खानदान में सबसे पहले मृत्यु आदमियों की होगी, औरतों की मृत्यु बाद में होगी। तब से चौधरी परिवार को यह श्राप मिल गया और उस परिवार को एक श्रापित खानदान के नाम से जाने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।